Hello guys, welcome back to my channel Study Like Genius, and in this video I will try to complete my chapter which electricity. So guys, आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, so आपको थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है मेरी आज. So guys, स्टार्ट करते हैं. So इसलिए मैं लिख के नहीं, बुक से ही पढ़ा देता हूँ. अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आपने देखा होगा कि आप कभी बल्ब अगर आप जलाएं, अगर आप उस पर थोड़ा हल्का हाथ रखें ना, तो आपको लगेगा वो गर्म है. सो उससे वो क्या है कि वो इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसका हीटिंग इफेक्ट है वो. द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन its two terminals that sets the electrons in motion to flow the current through a resistor or a system of resistors connected to the battery. ये वही चीज है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है. हाँ, अब देखिए ये देखिए आप. To maintain the current, the source has to keep expanding its energy. अब इलेक्ट्रिसिटी देखिए सारी यूज नहीं होती, इसी वजह से होता है. तो यूज नहीं होती, वो एज अ हीट की फॉर्म में वो रिलीज कर दी जाती है. Where does this energy go? Our part of the source energy is maintaining the current may be consumed into the useful work. इसके कई यूजेस भी हैं, लाइक जैसे कि रोटेटिंग द ब्लेड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन. Rest of the source energy may be expended in the heat to raise the temperature of the gadget. So बाकी की एनर्जी वो उस डिवाइस का टेम्परेचर बढ़ा देती है. If the electric circuit is purely resistive, that it is configuration of resistors only connected to a battery, the source energy continually gets dissipated entirely in the form of heat. This is known as heating effect of electric current. इसे मार्क कर लें. वही चीज है, अगर पूरा रेजिस्टिव होगा तो क्या होगा, उससे सोर्स एनर्जी होगी वो बार बार निकल फॉर्म हीट के फॉर्म में वो निकलती जाएगी. करंट तो पास होगा नहीं. देखिए करंट नहीं पास होगा तो एनर्जी कहीं ना कहीं तो जाएगी ना. एनर्जी खत्म नहीं होती, हमें भी पता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको पता है. सो वो हीट की फॉर्म में पूरे सर्किट को उससे गर्म कर देती है. जिस नॉन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो गाइस, मैं आपको, चलिए मैं नोटबुक से समझाने का ट्राई करता हूँ. गाइस देखिए, हमने एक फॉर्मूला तो आप पढ़ा ही था, आपको याद हो तो. एक फॉर्मूला था जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस का V इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज. सो वर्क डन इक्वल्स टू V इंटू क्यू. अब अब दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दीजिए. वर्क अपॉन टाइम इक्वल्स टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू क्यू इंटू अपॉन में टाइम. सो वर्क अपॉन टाइम याद है आपको, 9th में हमने पढ़ा था, पूरा चैप्टर था इसमें. 11th चैप्टर, वर्क अपॉन टाइम इज पावर. सो पावर इक्वल्स टू, अब आपको ये जाना पहचाना नहीं लग रहा, चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, करंट. सो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला. बुक में भी आपको यही फॉर्मूला मिलेगा. सो ऐसे इस फॉर्मूले को निकाला गया है. अब पावर को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें सो हमारे पास हीट एनर्जी आ जाएगी. अब ये देखिए, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम कर दो, VIT, ये फॉर्मूला. सो हीट एनर्जी इक्वल्स टू VIT. सो ये एक ये फॉर्मूला है हमारे पास. सो गाइस नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. हाँ गाइस, एक और इसी चीज से एक और चीज निकलती है. हम सबको पता है V इक्वल्स टू IR होता है. सो V की जगह यहाँ पे आप लिख दीजिए I इंटू R इंटू I इंटू T. सो ये क्या हुआ, I²RT, ये फॉर्मूला. अब इसी हम एक इसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो हीट प्रोड्यूस होती है रेसिस्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. फॉर्मूले में देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक तो स्क्वायर ऑफ करंट
प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, प्रोपोर्शनल टू टाइम। यही चीज़ है, यही पॉइंट्स में आपको लिखना है। मैं रीड भी कर देता हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर। गाइस यही है। एग्जाम्पल देखिए, फॉर्मूला ये है, बिल्कुल सिंपल है। पावर के बारे में तो वैसे भी थोड़ा बहुत जानते ही हैं, आप कहें तो मैं समझा देता हूँ। आपकी क्या राय है गाइस? अगर प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, मैं सारे एग्जाम्पल समझा दूंगा। ये एग्जाम्पल समझाना है बिल्कुल वो फर्जी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये इनमें से। हम अपने आगे अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। In electric circuit, the unavoidable heat can increase the temperature of the components and alter their properties. हीट मैंने जैसे ही आपको बताया कि हीट अगर रिलीज होती है तो मतलब कुछ तो इफेक्ट होगा हीट से भी, क्या तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए। बट इसके कुछ यूजफुल एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे कि आपकी प्रेस, टोस्टर, ओवन, कैटल एंड इलेक्ट्रिक हीटर इलेक्ट्रिसिटी पास करके इनका काम ही यही है कि हीट प्रोड्यूस हो, ताकि ये कुछ चीज़ों को गर्म करने में इस्तेमाल की जाए। ये लाइट प्रोड्यूस करने के लिए भी काम आते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब में। अब यहाँ से देखते हैं, अ स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन इज यूज्ड फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट्स। हम टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं बल्ब के अंदर। वो जो आप डंडी सी देखते हो वो टंगस्टन का बना होता है। गाइस, वो उसी से, क्यों उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, हीट तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, कहीं वो मेल्ट हो रही है तो प्रॉब्लम हो सकती है। The filament should be thermally isolated as much as possible using insulating cross support। मतलब ट्राई ही होना चाहिए वो सब इंसुलेटर हो, इंसुलेटर्स ही यूज करते हैं। द बल्ब्स आर यूजुअली फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस। ये केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस से होते हैं ताकि उस फिलामेंट की लाइफ ज़्यादा रहे। इनएक्टिव होते हैं मतलब ये अपनी एक्टिव स्टेट में नहीं होते। Most of the power consumed by the filament appears as heat, but a small part of it is in the form of light radiated। जो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब में जाती है उसका सिर्फ थोड़ा बहुत पार्ट ही लाइट निकालता है, बाकी बहुत ज्यादा पार्ट उसका हीट में निकल जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इस साल भी बोर्ड के एग्जाम में आया था। जैसे जूल्स हीटिंग लॉ का एक और मतलब इसी चीज का एक और वो है, फ्यूज। फ्यूज पहले तो आपको पता होना चाहिए, फ्यूज इज अ डिवाइस which protect circuits in appliances by stopping the flow of an unduly high electric current। जैसे कभी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, जिस अप्लायंस में हो रही है उसके तो वो तो मतलब डिस्ट्रक्शन के चांस हो सकते हैं। तो फ्यूज क्या करता है, फ्यूज एक्चुअली एक पुअर कंडक्टर से जिसका रेजिस्टेंस ठीक ठाक होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हाई नहीं होता, फिर जब जैसे ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो पूरा मेल्ट हो जाता है, जिससे सर्किट ब्रेक हो जाता है, जिससे हम प्रोटेक्ट रहते हैं, मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं होता। आप ये पूरा याद कर लें। फ्यूज सीरीज में प्लेस्ड होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए पीस ऑफ वायर मेड ऑफ मेटल और एन एलॉय। एलॉय से बना होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा अच्छा नहीं होता इसका। ये लाइन, इफ अ करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लोज टू द सर्किट, द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर इंक्रीजेस, दिस मेल्ट्स द फ्यूज वायर एंड ब्रेक्स द सर्किट। वही चीज़ है मैंने आपको बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। The fuses used for domestic purposes are rated 1 ampere, 2 ampere, 3A, 5A, 10A, etc. For an electric iron which consumes, आप ये मार्क कर लें, which consumes 1 kilowatt electric power when operated at 220 volt, a current of 1000 upon 220, that is 4.54 ampere, will flow in the circuit। In this case, a 5 ampere must be used। आपको पहले देखिए पावर है, वोल्टेज है, आप करंट निकाल लें, उसी के हिसाब से फ्यूज बनेगा हमारा। गाइस, ये अब अपने चैप्टर के एंड में आते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये हमने पहले पढ़ चुका है। द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन यही है, आप ये लिखिए। जैसे कि हमें पता है P इक्वल्स टू वी आई होता है।
सो आई स्क्वायर आई इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया। मैं बता दूं आई क्या होता है, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, सो वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया, ये हमारा फाइनल वो है। द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस आल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। इस पावर की यूनिट वॉट होती है, इट इज द कंज्यूम्ड बाय डिवाइस। अब मैंने आपको बताया जब भी एसआई यूनिट बनती है उसका एक क्वेश्चन बनता है, या तो डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ पावर या फिर डिवाइन 1 वोल्ट, दोनों का एक ही आंसर है, ये रहा। इट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट है यहाँ पे देख सकते हैं, 1 W इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर 1 VA। सो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए क्योंकि इस बार एमसीक्यू आपको पता है 20 क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं, उसमें ये सब चीजें पूछ सकते हैं, सो आपको रट्टा नहीं मारना, इसको समझना है। द यूनिट वॉट इज वेरी स्मॉल, वॉट बहुत छोटी यूनिट है। सो आपके घर में आपने देखा होगा, आपका घर में बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो आता है किलोवाट यूनिट में आता है एक्चुअली। यूनिट किलोवाट होता है एक्चुअली, सो हम लार्ज यूनिट यूज करते हैं किलोवाट। सो कभी आप देखना इतनी यूनिट्स आता है, यूनिट और किलोवाट दोनों एक ही चीज है, जो 1000 वाट के बराबर होता है। ये द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, इलेक्ट्रिक एनर्जी पावर और टाइम का प्रोडक्ट होता है, सो यूनिट ऑफ इज WH। 1 watt आर, ये भी देख लीजिए, 1 watt इज एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन watt ऑफ पावर इज यूज, 1 watt ऑफ पावर, यहाँ पे 1 watt है, इज यूज फॉर 1 hour। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कॉमनली नॉन एज यूनिट। ये फॉर्मूला 9th में भी था, अभी भी आपको याद रखना है, ये 101% है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सो गाइस यहीं से हमारा चैप्टर खत्म होता है। एग्जाम्पल समझ बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, सो आपको बिल्कुल भी वो करने की जरूरत नहीं है, टेंशन। मैं अगर आप कहेंगे तो मैं सारे एग्जाम्पल समझा दूंगा, ये मैंने वो एग्जाम्पल्स पढ़ाए हैं जो इम्पोर्टेंट थे, जिनके चांसेस होते हैं। इन ये बहुत सिंपल है, मतलब इजी है, इंपॉर्टेंट हो भी तो बहुत सिंपल है, क्योंकि पावर के बारे में आप पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। सो गाइज आज की वीडियो ये एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक। सो यही चैप्टर फिनिश होता है इलेक्ट्रिसिटी। गाइज बाय बाय।